सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज से हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पढ़ना चालू करेंगे। इसको समझ लेंगे पहले तो इसका मकसद क्या है, क्यों बनाया गया। सो नेगोशिएबल का मतलब होता है सबसे पहले तो ट्रांसफरेबल। तो ट्रांसफरेबल है, नेगोशिएट करना मीन्स ट्रांसफर करना, ट्रांसफरेबल। और इंस्ट्रूमेंट का मतलब है एक रिटन डॉक्यूमेंट। सो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जब मैं बोल रहा हूँ ट्रांसफरेबल, तो ये दो प्रकार से ट्रांसफर हो सकता है। इट कैन बी ट्रांसफरेबल बाय mere डिलीवरी, और इट कैन बी नेगोशिएबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। सो बाय मेयर डिलीवरी का मतलब है जिसमें हमको कुछ करना नहीं है, सिंपल हम अगर आगे वाले को दे देंगे ये डॉक्यूमेंट तो ही विल बिकम द ओनर। इस इंस्ट्रूमेंट को जो बाय मेयर डिलीवरी ट्रांसफर होता है, इसको हम एक नाम देते हैं, इट इज़ अ बियरर इंस्ट्रूमेंट। पढ़ेंगे हम आगे। और जो एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से होता है, इसको हम ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। अब थोड़ा बहुत आपको पता होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी अकाउंट्स में देखा होगा, इतना थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया आई होगी। नहीं आई ऐसी कुछ आई होगी ना, थोड़ी बहुत बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, प्रॉमिसरी नोट होते हैं, तो वो यही है। सो दो प्रकार के होते हैं, बियरर और ऑर्डर। ठीक है, वो समझेंगे अपन अभी। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या कवर होता है, ये एक्ट स्पेसिफिकली बोलता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ तीन प्रकार के हो सकते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी आइदर अ बिल ऑफ एक्सचेंज, या फिर प्रॉमिसरी नोट, या फिर चेक। ये तीन के अलावा कोई चौथा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता। दैट मीन्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के हिसाब से। सो कभी कभी एक इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल होगा बाय कस्टम्स हो सकता है, या कोई और कानून के हिसाब से हो सकता है, बट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट उस पर अप्लाई नहीं होगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट किस पे अप्लाई होगा, सिर्फ ये तीन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, एक्ट में दिया है कि ये एक्ट सिर्फ तीन चीज़ों पे लगता है, बाकी चीज़ों पे अप्लाई नहीं होगा। अब इसका मकसद क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पहले तो मैं एक आपको इसका प्रोसेस बता देता हूँ, फिर आपको समझेगा इसका मतलब क्या है, क्यों बनाया गया होगा ये। खूब पढ़ लिए मजाक मजाक में। सो बिल ऑफ एक्सचेंज एक प्रकार का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी हम बात करते हैं। बहुत साल पहले, आज से लगभग 150-200 साल पहले की बात अगर हम करें, क्योंकि कानून जो हम पढ़ रहे हैं वो 150 साल पहले का कानून है, 1881 में बनाया हुआ है। सो उसके पहले की अगर हम परिस्थिति सोचेंगे तब हमको समझ में आएगा ये कानून क्यों बनाया गया। कभी भी कोई कानून को बनाने के पीछे मकसद होता है। सो ये कानून भी, और एक रूल होता है, हम अगले साल पढ़ेंगे रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। जब भी आप कोई कानून को पढ़ते हैं तो उस ज़माने में जाके पढ़ना पड़ता है जब वो बनाया गया होगा, तो उस टाइम क्या परिस्थितियां थी ये ध्यान में रखते हुए। बहुत साल पहले अगर समझो मैं गुड्स बेचना चाहता हूँ, ट्रेड करना चाहता हूँ दूसरे व्यक्ति के साथ, और दोनों अलग अलग शहर में बैठे हैं, समझो मैं नागपुर में बैठा हुआ हूँ और ये दिल्ली में है। उस जमाने के बाद, आज से 150-200 साल पहले, जब पैसे कैसे हुआ करते थे, सो कॉइन्स के रूप के हुआ करते थे, करेंसी नोट्स वगैरह नहीं होते थे, पैसे होते थे इन दी फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, इस प्रकार के पैसे हुआ करते थे। अगर मैं यहाँ पे गुड्स बेचना चाहता हूँ इसको, तो मुझे एक डर होता है कि ये मुझे पैसा कैसे भेजेगा, और भेजेगा कि नहीं भेजेगा, सबसे बड़ी चीज़। सो मुझे एक डर होता है कि अगर आज मैंने इसको गुड्स भेज दिया और ये मुझे पैसा नहीं देगा तो, क्योंकि पैसा देना, इतने दूर के ट्रेड, उस जमाने में ट्रक भी नहीं हुआ करते थे। तो ये ट्रक बनाया है अपन ने, लेकिन ट्रक थोड़ी हुआ करते थे, आज से 200 साल पहले कौन सा ट्रक रहा होगा। तो बैलगाड़ियाँ होती थी, घोड़ा गाड़ी होती थी,
सो ये सब चीज़ों से ट्रेड हुआ करते थे। सो उस ज़माने में गुड्स भेजना भी एक लंबी प्रोसेस थी। उसमें फिर आगे वाला पैसा नहीं देगा तो गुड्स वापस मंगाओ, यानी कुछ बिका भी नहीं और अल्टीमेटली लॉस हो गया। इसीलिए हम क्या करते थे, हमको एक श्योरिटी होना कि भाई आगे वाला पैसा देगा। इसीलिए हमने शुरू किया यहाँ पे लिखना एक ऑर्डर। हम ये ट्रक ड्राइवर के पास से एक साथ में ऑर्डर भेज देते थे। ट्रक ड्राइवर यानी जो भी ट्रांसपोर्टर था उसके साथ में एक ऑर्डर लिख के भेज देते थे। इनका नाम रख देते हैं, मान लो ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी। तो इसमें मिस्टर ए क्या लिखेंगे, पे टू मी या पे टू ए, ये खुद लिखेंगे। सो मिस्टर ए ये लिख रहे हैं कि मुझे पे करो, और बी को ये भेज दिया जाता था साथ में। ट्रक ड्राइवर को इंस्ट्रक्ट कर देते थे जब तक ये इस पे साइन करके तुमको देगा नहीं तब तक के इसको गुड्स मत हैंड ओवर करना। अब बी यहाँ पे इस पे साइन करता था और ये ट्रक ड्राइवर के पास से वापस भेज दिया जाता था। इसको हम बोलते थे एक्सेप्ट कर लेना। वो उसमें एक्सेप्टेंस देता था, तो उस पे साइन कर देता था और बोलता था ठीक है मैं पे करने को तैयार हूँ। अब उसमें या तो टाइम लिखा होगा, जैसे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, या नहीं लिखा होगा। नहीं लिखा है तो बाद में जब भी कभी इन लोग ग्रुप बना के जाते थे, क्योंकि इंडिविजुअली इतने दूर की यात्रा नहीं की जाती थी उस समय पे, तो ये लोग गिल्ड्स बनाते थे। गिल्ड मीन्स एक ग्रुप होता था उनका, मर्चेंट्स का, मिलके जाते थे। जो भी शहर है, जैसे दिल्ली वगैरह है, उस एरिया के जितने शहर है तो सब लोग साथ में जाते थे, क्योंकि रास्ते में भी यहाँ एक तकलीफ होने की चांस थे कि डाकू लोग हुआ करते थे। आपने देखा होगा, मूवीज वगैरह में बताते हैं। सो लूट लेते थे पैसे वगैरह, और पैसे कैरी करना भी बड़ा मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि गोल्ड है, गोल्ड बहुत हैवी मटेरियल होता है, हैवी मेटल है। उसमें उसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है, आप इवन हाथ में एक छोटा सा गोल्ड रखोगे सिर्फ 10 ग्राम का, तो इतना हैवी होता है वो, काफ़ी हैवी लगता है वो, क्योंकि डेंस मटेरियल है वो। तो उसको रखना भी बड़ा मुश्किल, लेके जाना भी मुश्किल होता था। और उस टाइम लोग पहनते भी कुर्ता पैजामा थे, पैजामे में ज़्यादा भारी चीज़ें नहीं रखी जा सकती, तो रिस्क है। सो ये फैक्ट है, कन्वीनियंट नहीं हुआ करता था पैसा कैरी करना। और इसीलिए इन लोग मिलके फिर साथ में जब जाते थे तब जाके पैसा लेना देना ये सब निपटा के आते थे ये लोग। सो इसीलिए ये इंस्ट्रूमेंट का जन्म हुआ। इस इंस्ट्रूमेंट को ही हम नाम देते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। सो इट इज एन ऑर्डर। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऑर्डर दे रहा है कि तुम मुझे पे करो। अगर क्रेडिट है तो उसमें क्रेडिट पीरियड लिखा होगा, आज से 3 महीने बाद पे करो। इसमें दोनों के लिए सेफ हो गया, लेकिन इसके लिए एक सेफ्टी हो गई कि मैं गुड्स दे रहा हूं तो ये ऑर्डर पे साइन करके दे रहा है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता था। इसके लिए भी सेफ्टी हो गई कि इसको पैसा नहीं देना पड़ा, पहले गुड्स मिले और उसमें उसने ऑर्डर पे सिंपली साइन किया है। बट ये पैसे के जैसा यूज होता था उस टाइम, क्योंकि पेपर में करेंसी नहीं हुआ करती थी, और ये कन्वीनियंट है क्योंकि ये पेपर पे लिखा है, तो इसको हम इजीली ट्रांसफर कर सकते थे। यहाँ पे ए ने जो लिख के दिया है तो ए को हम एक नाम देते थे ड्रॉवर। ये ड्रॉवर है, इसमें हम चीजें रख सकते हैं, नहीं वो वाला नहीं। सो ड्रॉवर जो ड्रॉ कर रहा है, जो दूसरा व्यक्ति, इसको हम बोलेंगे ड्रॉवी। सो आपको पता है ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं हम। फिर क्योंकि इसमें नाम लिखा है पे टू ए, पे टू मी, ए का नाम लिखा है तो इसको हम एक नाम और देते थे पेई। बी इज द पेयर, ए इज द पेई। और ड्रॉई इसको एक्सेप्ट कर लेता था, इसके बाद इसको हम एक्सेप्टर बोलते थे। यहां पे वैसे मैं बता देता हूं आपको ए कौन है। ए हेलो, हाँ तो मैं बता रहा था, ए जिसको पैसा लेने का अधिकार है इसको हम क्या नाम देते हैं, क्रेडिटर। और बी को हम बोलते हैं डेप्टर। अच्छा, डेटर बोलते हैं, डेप्टर नहीं बोलते। अच्छा, तो डेटर बोलते हैं इसको, और ये क्रेडिटर। यहाँ पे अब जब बी ने इसको एक्सेप्ट करके वापस भेज दिया तो अल्टीमेटली अब ये किसके पास रखा है, तो ए के पास, इसीलिए ए को हम एक नाम और देते थे होल्डर।
तो इसमें बल्ब लगाया जा सकता है, नहीं वो वाला नहीं, सही होल्डर है बट वो वाला नहीं। तो इसके पास अब ये रखा हुआ है, ही इज होल्डिंग दैट इंस्ट्रूमेंट, इसीलिए उसको हम होल्डर भी बोलते थे। अब ए को अगर किसी और से गुड्स चाहिए तो ए क्या कर सकता था, ए कैन सिंपली गिव दिस इंस्ट्रूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज उसको दे देता था, और वो इस इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे गुड्स बेच देता था। समझो यहां पे एक दूसरा व्यक्ति आ गया, मिस्टर सी, सी के पास अब ये इंस्ट्रूमेंट रखा है और उसने गुड्स दे दिया। जैसे एक पैसा चेंज होता है हैंड्स, वैसे ही, क्योंकि उस टाइम पैसा करेंसी नोट्स नहीं हुआ करते थे, इसीलिए ये सब्सटीट्यूट फॉर मनी करके चालू हुआ था। सो ऐसे ही अगर सी को किसी और को देना है तो सी क्या करता था, सी इसको डी को दे देगा और डी से गुड्स प्राप्त कर लेगा। ऐसा कर करके ये ट्रांसफर किया जा सकता था। इस पे जनरली लिखा जाता था दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट, अगर उसमें लिखा है कि किसको देना है उसमें साइन करते थे। जैसे ए जब सी को देगा तो इसमें लिख देगा पे टू सी और ए साइन कर देगा, इसको हम बोलते हैं एंडोर्स करना। वैसे ही सी जब डी को देगा वो लिखेगा पे टू डी और सी साइन कर देगा। इस प्रकार से एंडोर्स होता था। ए जो एंडोर्स कर रहा है इसको एंडोर्सर बोलेंगे, जिसको एंडोर्समेंट मिल रहा है इसको एंडोर्सी। क्योंकि अब सी होल्ड कर रहा है तो इसी को होल्डर भी बोल सकते हैं, क्योंकि अब सी के पास है इंस्ट्रूमेंट। फिर सी जब एंडोर्स कर देगा इसको एंडोर्सर बोलेंगे और डी विल बिकम एंडोर्सी एंड डी इज ऑल्सो होल्डर, क्योंकि एट प्रेजेंट डी होल्ड कर रहा है। डी चाहे तो डी इसको फिर से ई को दे सकता था और ई से गुड्स प्राप्त कर सकता था। अल्टीमेटली जब ड्यू डेट आती, ड्यू डेट पे ई जाता बी के पास एंड ही कुड क्लेम द मनी। ठीक है, सो ई कैन sue in his own name, भले ही इज नॉट द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, बट ये एक एक्सेप्शन है। इट इज अ टाइप ऑफ असाइनमेंट, नेगोशिएशन इज अ टाइप ऑफ असाइनमेंट। तो यहाँ पे ई इज नॉट द पार्टी टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ए और बी का है, ए सी सी डी डी ई इज नॉट द पार्टी बट ई कैन स्टिल क्लेम ऑन इट। सो ई को राइट था कि वो खुद के नाम से केस फाइल कर सकता है अगर बी पेमेंट नहीं करेगा तो। यहां ई को हम एक नाम और देते हैं, ये होल्डर तो है ही, इसको हम एक नाम और देंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब ये क्या होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये सभी को होल्डर इन ड्यू कोर्स हम मानेंगे अगर तीन कंडीशंस पूरी होती है तो। पहली कंडीशन, होल्डर इन ड्यू कोर्स मींस अ पर्सन हु अक्वायर्स द इंस्ट्रूमेंट फॉर कंसीडरेशन, कंसीडरेशन फॉर वैल्यू उसने अक्वायर किया होना चाहिए। दूसरा, he is acquired it before maturity, मैच्योरिटी के पहले उसने अक्वायर किया होना चाहिए। एंड तीसरा, इन गुड फेथ, इन गुड फेथ मीन्स अगर कहीं कुछ गड़बड़ भी हुई है तो उसको इसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, वो ऑनेस्टली खरीद रहा है इसको, ऑनेस्टली ही इज एक्सेप्टिंग द बिल। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, अब होल्डर इन ड्यू कोर्स होने से फायदा क्या है। तो इससे फायदा ये होता है कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ भी होती है ना तो होल्डर इन ड्यू कोर्स को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझो यहाँ पे, आप चेंज मत करो एग्जांपल में, मैं बता रहा हूँ ऐसे। समझो यहाँ गुड्स वगैरह नहीं दिए होते, सी ने अगर मारपीट करके इससे साइन करवा के ले लिया होता तो सी को अधिकार नहीं है इस पे पैसा लेने का, अगर मारपीट करके कोर्शन से उसने प्राप्त किया है तो। लेकिन इसके बावजूद अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ भी हुई है, फ्रॉड हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, चोरी हो गया है, इस प्रकार से कुछ भी चीज हुई है, तो भी ई को अधिकार मिलेगा। ई हैज अ राइट इफ ही इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब है कि उसको बेटर टाइटल मिल जाता है। भले इसका टाइटल नहीं है, ही इज नॉट हैविंग एनी ओनरशिप, बट इसको ओनरशिप मिल जाएगी। इवन डी इज द होल्डर इन ड्यू कोर्स इफ ये तीन कंडीशन पूरी होती है तो। सो डी को भी हम होल्डर इन ड्यू कोर्स मानते हैं। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन्स एक ऐसा होल्डर हु इज एक्सेप्टिंग द इंस्ट्रूमेंट फॉर
फॉर वैल्यू मीन्स कंसिडरेशन, बिफोर मैच्योरिटी एंड इन गुड फेथ। अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी होती हैं देन ही गेट्स अ बेटर टाइटल। तो यहाँ आपका जो जनरल रूल है वो काम नहीं करता। जनरल रूल क्या बोलता है, अगर मेरा टाइटल डिफेक्टिव है तो मैं आपको सिर्फ उतना ही टाइटल दे सकता हूँ जितना मेरा टाइटल है। नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट, अगर मैं खुद ओनर नहीं हूं तो मैं आपको ओनर नहीं बना सकता। तो यहाँ पे अगर सी ओनर नहीं है तो सी कैन नॉट मेक डी ओनर, ये रूल नहीं लगता। क्योंकि यहाँ पे डी अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो उसको यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हुई है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसको ये इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई डिफेक्ट आ भी चुका है तो ये डिफेक्ट एलिमिनेट होके मिलेगा। सो डी हैज अ राइट टू क्लेम फ्रॉम बी, ई हैज अ राइट टू क्लेम फ्रॉम बी। अल्टीमेटली ए के पास से अगर मारपीट करके सी ने लाया तो ए कैन क्लेम फ्रॉम सी, ए इससे क्लेम कर सकता है, बट ए इसके पास नहीं आ सकता कि मेरा इंस्ट्रूमेंट वापस दो। ठीक है, इवन चोरी होगी तब भी नहीं। तो अगर स्टोलन इंस्ट्रूमेंट है, फ्रॉड के बदले स्टील कर लिया था इसने, चोरी करके फिर आगे एंडोर्स कर दिया, तो भी ई हैज अ राइट बिकॉज ही इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है। सो बिल ऑफ एक्सचेंज जब पहले पहले शुरू हुआ इस प्रकार से शुरू हुआ था। इसका मेन एम क्या है, जैसे मनी ट्रांसफर होता है एक से दूसरे के तरफ, उस प्रकार से ये भी ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो अब मैं ये फ्रॉड हटा दे रहा। अगर फ्रॉड होगा भी तो भी ई को डी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे विल गेट द इंस्ट्रूमेंट विदाउट एनी डिफेक्ट। सो इसमें अगर कोई डिफेक्ट आ भी चुका है, कोई दाग लग चुका है, तो भी इसको बेदाग गोरापन मिले, गोरापन नहीं बेदाग इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, है ना, सर्फ एक्सेल से धो के एकदम साफ होके इंस्ट्रूमेंट मिलेगा। ऐसा बताने का मतलब होता है याद रहना चाहिए आपको। सो उसको एकदम प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, इवन इफ डिफेक्ट आ भी चुका है तो भी डिफेक्ट कोई इम्पैक्ट नहीं करता होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये सबसे पहला प्रकार ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है। सो इसको हम समझते हैं। पहले पहले कुछ इंट्रोडक्शन में बातें दी गई हैं वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट प्रकार है जो बिल ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, एक और देखेंगे फिर इसके बाद। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में पास हुआ, जब बैंकिंग सिस्टम एकदम शुरुआती दौर में था और आज के तरह ऐसा ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह, यूपीआई, ई बैंकिंग, ये सब नहीं हुआ करता था। उन दिनों जो पैसा होता था इसको फिजिकली कैरी करना पड़ता था, टेलीकम्युनिकेशन भी नहीं था, टेलीफोन्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, पत्र व्यवहार होता था, क्योंकि टेलीफोन भी सब 150-200 साल के अंदर ही निर्माण हुए हैं। सो आपको पता होगा सब चीज़ अभी चबी हुई है, 150-200 साल में हमने जो भी डेवलपमेंट किया है वो अभी अभी हुआ है। फर्दर मनी वॉज नॉट इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, रुपीज ऐसे नोट के फॉर्म में नहीं होते थे, बट इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स विच वर डिफिकल्ट टू कैरी, और इसीलिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बनाया गया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक डॉक्यूमेंट है विच एंटाइटल्स अ पर्सन टू अ सम ऑफ मनी मेंशन इन इट which is freely transferable from one person to another. It is a substitute for money since it has a feature of money, exchange value, transferability, convenience of dealing. It also serves as a credit device. Credit device means उधारी। जैसे यहाँ पे अगर लिख दिया 3 महीने बाद पैसे देंगे तो 3 महीने का एक क्रेडिट पीरियड मिल जाता था बी को। सो एक उधारी के लिए भी ये यूज किया जा सकता था। So it serves also as a credit device. Buyers can get credit if sellers accept negotiable instruments. Basic purpose of negotiable instrument is to provide for substitute for money, trade credit, granting of trade credit, avoid movement of cash for safety purposes, फैसिलिटेट कमर्शियल एक्टिविटी, क्योंकि अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता तो इतने दूर के ट्रांजेक्शन्स करना ही संभव नहीं हुआ होता। सो इसीलिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट बनाया गया। नेगोशिएबल का मतलब है ट्रांसफरेबल एंड इंस्ट्रूमेंट का मतलब है एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बाय विच अ राइट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सम पर्सन। टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिटरली मीन्स अ डॉक्यूमेंट ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। The law relating to such instrument is contained in Negotiable Instruments Act 1881, which came into force on 1st day of March 1882. It extends to the whole of India, पूरे भारत में लगता है। पर्सन भारत में रह रहा है या नहीं रह रहा है, इससे पर्सन रह रहा है तो उसको भी लगेगा, भले वो फॉरेनर हो या इंडियन हो। सो फॉरेनर्स भी अगर भारत में आके बिजनेस कर रहे हैं तो उनको भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट अप्लाई हो जाएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बहुत रिस्ट्रिक्टेड सेंस में लिया गया है। इसमें डिफाइन किया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स बोला यानी इतना ही, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होती है ये, दैट मीन्स ये खत्म हो गई। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक।
बस इतने ही, पेएबल आइदर टू ऑर्डर और बियरर। सो ये क्या होता है ये देखेंगे, ऑर्डर और बियरर, बट ये तीन ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। दो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सिर्फ तीन प्रकार के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बताए गए हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। फिर भी इट डज नॉट एक्सक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ अदर इंस्ट्रूमेंट जो शायद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबिलिटी परफॉर्म करें, बीइंग इंक्लूडेड इन द लिस्ट। फर्दर सेक्शन 137 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यहाँ का नहीं, एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, उसका 137 एक्ट सेक्शन 137 बोलता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय लॉ या कस्टम्स भी बन सकते हैं, जैसे बैंक नोट, बैंक ड्राफ्ट, शेयर वारंट, डिविडेंड वारंट, ट्रेजरी बिल्स, ये सब ट्रांसफर किए जा सकते हैं बाय मियर डिलीवरी। सो दे हैव बीन हेल्ड टू बी नेगोशिएबल बाय यूसेज और कस्टम्स और बाय अदर एनेक्टमेंट्स। उसी प्रकार से और भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट से आप गुड्स को डिलीवर कर सकते हैं, जिसको हमने प्यार से बोला था डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल्स, जैसे ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, रेलवे रिसिट वगैरह, वेयर हाउस रिसिट एटसेट्रा। लेकिन तो ये सब हो सकते हैं, यहां से जो मैंने बताया ये हो सकते हैं, लेकिन हावेवर क्योंकि ये कवर नहीं होते इस एक्ट में, तो जो ये प्रोटेक्शन मिलता है ये अवेलेबल नहीं रहेगा इन केस ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट्स। कौन सा प्रोटेक्शन? जो अभी मैंने बताया, ये जो बेटर टाइटल मिलता है, तो ऐसा सिर्फ तब होगा जब वो प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक है, और कोई इंस्ट्रूमेंट में ये फीचर नहीं मिलता। ठीक है, जैसे अगर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल वगैरह ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें नॉर्मल रूल ही लगेगा, नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट वाला, यहां वो रूल नहीं लगता। सो वही दिया है, तो यहाँ प्रोटेक्शन नहीं मिलता, दैट इज द ट्रांसफरी कैन गेट बेटर टाइटल देन ट्रांसफरर, ये वाला रूल वहां नहीं लगेगा, वुड नॉट बी सो इन केस ऑफ अदर डॉक्यूमेंट। ये कहाँ लगेगा? इट विल बी एप्लीकेबल ओनली इन प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। मेनी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आर रिडंडेंट, अब खत्म हो चुके हैं, बहुत काम के नहीं रह गए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि अब इतना अच्छे लेवल पे बैंकिंग चलता है अपने यहाँ। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, बट अभी आप देखो बैंकिंग इतना एडवांस्ड है, अब तो चेक भी खत्म हो गए। पहले धीरे धीरे बिल ऑफ एक्सचेंज दिखना कम हुए, प्रॉमिसरी नोट दिखना कम हुए, अभी भी कहीं कहीं दिखते हैं। जैसे बैंक से मैं लोन लेके आऊँगा तो बैंक बोलेगा कि आप प्रॉमिसरी नोट भर के दो, सो मुझे लिख के देना पड़ता है प्रॉमिस टू पे, तो वहाँ पे दिखते हैं अभी भी। जैसे बैंक गारंटीज एक बिल ऑफ एक्सचेंज के रूप में भी काम करती है। तो ये ऐसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में जो चीज़ें बताई है बहुत कम जगह देखने को मिलती है आजकल। चेक भी अब नहीं देखने मिलते। पहले ऐसा होता था, हमको कैश विड्रॉ करना है तो हम बैंक से जाके चेक से विड्रॉ करते थे। सो एटीएम नहीं हुआ करते थे जब, तो चेक रहता था एक पे टू सेल्फ करके, और उससे विड्रॉल होता था। सो चेक से विड्रॉल किया जाता था या स्लिप भर के करना पड़ता था। सो अब ये सब खत्म हो गया। पहले चेक से सैलरी आती थी लोगों को घर पे, अब तो चेक खत्म हो गया है। अभी लोगों को डायरेक्टली एनईएफटी से बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसा आ जाता है। तो इसीलिए बहुत ये डिफिकल्ट इसीलिए जाता है एक्चुअली, क्योंकि आपको रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलता, जबकि ये डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते ना, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी रिडंडेंट है, बट फिर भी अभी भी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेगोशिएबिलिटी बिल्कुल सेम प्रकार से काम करता है। इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए। पहले तो 1881 में ये कानून बनाया गया, फिर मेजर अमेंडमेंट हुए 1988 में, जिसमें चेक बाउंस से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस लाए गए। ये सेक्शन 138 से 142 ये चेक बाउंस से डील करते हैं। तो लोग चेक दे देते थे, बाद में पैसा नहीं पे करते थे, तो इसको क्राइम बताया बाद में, क्रिमिनल ऑफेंस है ये। जैसे अगर मैंने किसी को चेक दिया और पेमेंट नहीं कर रहा हूँ तो ये क्राइम कहलाएगा, मेरे को सीधा जेल हो सकती है 2 साल की। सो क्रिमिनल ऑफेंस में कवर किया। फिर भी लोगों ने सुधरे नहीं लोग, तो 2002 में, 2015, 2018 में अमेंडमेंट्स हुए। इनफैक्ट 2022 में भी हुए हैं, बट आपको वो अमेंडमेंट्स कोर्स में नहीं बताए हैं। सो बहुत सारे चेंजेस इसमें होते रहे हैं। अब ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ये सब एग्जाम में नहीं पूछेंगे, ये सिर्फ हम समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को कि क्यों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आए होंगे। एक और पॉइंट है हुंडीज। हुंडीज भी एक प्रकार का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे ये बिल ऑफ एक्सचेंज, इसी को आप हुंडी बोल सकते हो कब? व्हेन इट इज ड्रॉन इन लोकल लैंग्वेज। अगर यही इंस्ट्रूमेंट को हमने लोकल लैंग्वेज में बनाया, जैसे गुजरात में गुजराती में लिख दिया हमने, सो इसको हुंडी बोलते थे।
तो बिल ऑफ एक्सचेंज इंग्लिश में रहते हैं, बाकी दूसरी लोकल लैंग्वेजेस में जो रहेंगे उनको हम हुंडीज बोलते हैं। ठीक है, अब एक्ट स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करता है हुंडीज को। एक्ट बोलता है हुंडीज कवर नहीं होती इस एक्ट में, लेकिन अगर पार्टीज चाहे तो वो बोल सकते हैं कि हमारी हुंडी इसमें कवर होगी। अगर उन्होंने एग्री किया है तो फिर ये एक्ट उनको अप्लाई होगा। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर वर्नाकुलर में ड्रॉ किए यानी लोकल लैंग्वेज में, देन दे आर नोन एज हुंडीज। The term hundi is derived from Sanskrit word hundi, which means to collect. Hundi is an instrument which enables a person to collect the money mentioned in it. बिल्कुल सेम है। The act specifically excludes the hundis from the provisions of act if written in vernacular. Hundis are governed by local usages applying to such documents. However, parties अगर चाहें तो बोल सकती है हमारी हुंडी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट अप्लाई होगा। ठीक है, अब ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हो गए। अब एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने के पहले मैं फिर से एक और दूसरा प्रकार बता देता हूं आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का। सेकंड केस देख लेते हैं हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में बिल ऑफ एक्सचेंज का। तो जैसे ये फर्स्ट हमने देखा एक प्रकार का बिल ऑफ एक्सचेंज, वैसे ही सेकेंड एक और बिल ऑफ एक्सचेंज का केस देखते हैं। जैसे समझो एक व्यक्ति है, अगेन ए नाम रख देते इसका, ए बी को गुड्स बेच रहा है, और बी उसका कोई पहचान वाला है एजेंट वगैरह, उसको ऑर्डर दे रहा है। समझो मैं नागपुर में हूं, ए बी दिल्ली में है, और उसका कोई फ्रेंड है यहाँ पे मिस्टर सी, वो सी के नाम से ऑर्डर लिख के देता है, सी को ऑर्डर दे रहा है। इसमें लिखा हुआ है पे टू ए, ऑर्डर कौन दे रहा है? बी। ठीक है, अगेन इसको हम बोलेंगे ए इज द क्रेडिटर, बी इज द डेटर, और सी को ऑर्डर किया गया है। सो यहां पे बी इसमें लिखता था पे टू ए, और ये सी को देने के बदले क्या करता था, ये भेज देता था ए के पास। तो इसने डिलीवर किसको किया ऑर्डर? ए को। दोनों टाइप हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कभी कि बी ने इससे एक्सेप्ट करवा लिया, साइन करवा लिया, और फिर भेज रहा है ए के पास, ये भी हो सकता है। नहीं तो ऐसा हो सकता है बी ने इसको ऐसे ही भेज दिया, फिर ए की जिम्मेदारी होती है, ए जाएगा सी के पास, ये इंस्ट्रूमेंट को लेके सी के पास जाएगा। इसको हम एक नाम देते हैं प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। हम सी के पास प्रेजेंट कर रहे हैं एक्सेप्ट करवाने के लिए। अब यहां पे ड्रॉवर कौन है? यहां बी इज द ड्रॉवर, क्योंकि बी ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, ड्रॉ कौन कर रहा है? बी ड्रॉ कर रहा है सी के ऊपर, सी को ऑर्डर दे रहा है वो। तो जिसको ऑर्डर दिया उसको हम बोलेंगे ड्रॉई, और ए को पैसा मिलने का राइट है तो इसको हम बोलेंगे पेई। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो आपको ये नहीं देखना है कौन ड्रॉ कर रहा है, भले आप डिफरेंस बिटवीन में कभी कभी पढ़ते हैं कि कौन ड्रॉ करता है, उसमें लिखा रहेगा आपको कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर, जबकि प्रॉमिसरी इज नोट इज ड्रॉन बाय डेटर। तो ये डिफरेंस बिटवीन में लिखा होता है, पढ़ा होगा शायद आपने, अकाउंट्स में भी है ना थोड़ा डिफरेंस बिटवीन वगैरह, तो उसमें दिया रहता है कई बार। लेकिन वो वैसा समझने के बदले, वो डिफरेंस बिटवीन तक ठीक है वो रूल, लेकिन आप ये समझो ड्रॉ कौन कर रहा है। अगर ये व्यक्ति ड्रॉ कर रहा है तो ही इज द ड्रॉवर, यहाँ क्रेडिटर ड्रॉ कर रहा है। यहाँ आप देखो यहाँ तो डेटर ड्रॉ कर रहा है, तो डेटर इज द ड्रॉवर, जो ऑर्डर दे रहा है वो ड्रॉवर है। यहाँ इसने ऑर्डर दिया था इसको, तो ये ड्रॉवर हो गया, ये ड्रॉई हो गया। यहाँ पे इसने ऑर्डर दिया इसको, तो ये ड्रॉवर हो गया, ये ड्रॉई हो गया। पेमेंट जिसको लेने का राइट है, पे टू ए, ये पेई हो गया। तो यहाँ आपको ड्रॉवर एंड पेई आर सेम पर्सन दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ड्रॉवर एंड पेई आर डिफरेंट पर्सन्स। ठीक है, सो ये पेई हो गया।
अब इसको होल्ड कौन कर रहा है? अगेन ए इज होल्डिंग इट, तो ए को होल्डर बोलेंगे हम। जब इसको एक्सेप्टेंस दे दिया जाएगा तो ड्रॉई को हम एक नाम और देंगे, एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टर तभी बोलते हैं हम जब उसने एक्सेप्ट कर चुका है, सो ही बिकम्स द एक्सेप्टर। ठीक है। फिर इसके बाद पेमेंट के टाइम अगेन ए जाएगा सी के पास और पेमेंट लेके आ जाएगा, ये एक संभावना है। नहीं तो दूसरी संभावना है कि ए को किसी और से गुड्स लेना था, तो ए ने इसको आगे ट्रांसफर कर दिया एक्स को, और एक्स से गुड्स ले लिया। एक्स ने ट्रांसफर कर दिया वाई को, वाई से गुड्स ले लिया। वाई ने ट्रांसफर कर दिया जेड को, जेड से गुड्स ले लिए। और अल्टीमेटली जेड विल गो टू द एक्सेप्टर एंड जेड कैन क्लेम पेमेंट। सो ये भी यहां होल्डर हो गया, और इसको ही हम होल्डर इन ड्यू कोर्स बोलेंगे अगर इसने फॉर वैल्यू बिफोर मैच्योरिटी एंड इन गुड फेथ अक्वायर किया है तो। ठीक है। अब मैं फिर से एंडोर्सर एंडोर्सी वगैरह नहीं लिखता, वो आपको पता है। तो ऐसा है। सो ये भी एक प्रकार का बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। तो दोनों ही बिल ऑफ एक्सचेंज है। इसमें ऐसा भी हो सकता है, इसको हम बोलेंगे यहां जब z प्रेजेंट कर रहा है इसको हम नाम देंगे, ये प्रेजेंट कर रहा है तो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट हो रहा है। ठीक है। पहले एक बार प्रेजेंट हुआ फॉर एक्सेप्टेंस, दूसरी बार प्रेजेंट हुआ फॉर पेमेंट। इसमें ये राइट होता है अगर z होल्डर इन ड्यू कोर्स है और c अगर पे नहीं करता है, तो मैंने बताया कि z कैन फाइल अ सूट डायरेक्टली इन हिज ओन नेम, ये एक राइट तो होता ही है। इसके अलावा z को राइट है z कैन स्यू एनी ऑफ द प्रायर पार्टीज, कोई भी पहले की पार्टी से क्लेम कर सकता है। z अगर c के पास गया, c ने पैसा नहीं दिया, तो z हैज अ राइट टू फाइल अ सूट ऑन y एज वेल। उसको बोलेगा कि तुम पैसा दो, अगर वो नहीं देगा तो उस पर भी एक्शन ली जा सकती है। तो ऑल द प्रायर पार्टीज आर लायबल टू द होल्डर। ठीक है। सो एंड ऑल द ही कैन रिकवर फ्रॉम ऑल द सब्सिक्वेंट पार्टीज, जो भी है, यानी ये सॉरी ऑल द प्रायर पार्टीज, ये प्रायर पार्टीज से क्लेम कर सकता है। एंड हर पार्टी अपने बाद वाले के लिए लायबल होती है, एवरी वन इज लायबल फॉर द सब्सिक्वेंट पार्टीज। सो ये एक और बेसिक रूल रहता है कि z कैन टेक एक्शन ऑन y, फिर y ने अगर पे किया तो y कैन टेक एक्शन ऑन x, फिर x ने पे कर दिया तो ही कैन टेक एक्शन ऑन a। ऐसा कर करके एक एक पहले की पार्टी से हम क्लेम कर सकते हैं। अगर z चाहे तो डायरेक्टली x पे भी एक्शन ले सकता है, एनी ऑफ द प्रायर पार्टीज। तो z के पास राइट होता है ही कैन टेक एक्शन ऑन एनी ऑफ द प्रायर पार्टी, कोई भी। ठीक है। बट आफ्टर गिविंग नोटिस, उसको बताना पड़ेगा कि देखो मिस्टर एक्स, मैंने सी के पास गया था, उसने पेमेंट नहीं किया, तो मैं तुमसे रिकवर करूंगा। अगर एक्स पे कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं पे करेगा तो उस पर एक्शन ली जा सकती है। फिर एक्स से इसने रिकवर कर लिया तो एक्स कैन टेक एक्शन ऑन ए, एक्स कैन टेक एक्शन ऑन बी, किसी भी व्यक्ति पे क्लेम किया जा सकता है। ठीक है। ये एक और टाइप हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज का। सो ये भी सेम है, बिल्कुल वैसा का वैसा जैसा पहला है, सिर्फ फर्क ये है इसमें यही ड्रॉ कर रहा है और इसी को पैसा प्राप्त करना है। दूसरे वाले में ये ड्रॉ कर रहा है और इसको पैसा प्राप्त करना है, ये पेमेंट कोई और करेगा। सो ये दोनों ही बिल ऑफ एक्सचेंज के प्रकार हैं। एक और प्रॉमिसरी नोट देख लेते हैं अभी। आपको प्रॉमिसरी नोट और चेक दोनों भी बता देता हूँ, फिर एक साथ पढ़ते हैं। अपनी क्लास थोड़ी ज़्यादा बड़ी है आज, तो अच्छा है, जल्दी कंप्लीट होता है इसमें। उसमें रिविजन्स कम होते हैं ना, जैसे आज 2 घंटे की क्लास है, कल 3 घंटे की क्लास है, तो रिवाइज नहीं करना पड़ता। हाँ, टोटल नहीं तो 5-5.5 घंटे का ये टॉपिक है, मैं बताया था आपको। तो अपना देखते हैं, कंप्लीट हो जाएगा शायद कल तक के, देखते हैं। क्योंकि रिवीजन से 10 मिनट रोज के बचते हैं। आपने देखा होगा अपन जब भी क्लास लेते हैं तो 1 घंटे की क्लास है तो 10 मिनट उसमें रिवीजन में जाते हैं। बट अगर अभी रिवीजन नहीं करना है, क्योंकि 2 घंटे लगातार पढ़ेंगे अपन, तो रिवीजन नहीं करना है, बच गया अपना 10 मिनट। वैसे ही कल के क्लास में 10-10-10 मिनट करके वहाँ भी 2 बार अगर बच गए तो अपना सीधा आधा घंटा कम हो जाता। 5.5 घंटे के बदले 5 घंटे में होना चाहिए अपनी ये क्लास, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। देखते हैं।
और वैसे भी आपको ऊपर ऊपर ही दिया है ना, बहुत डीप में नहीं है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। समझ रहा है ना? ये हैवी तो नहीं लग रहा, आसान है, एकदम हलवा है। तो आप एकदम बेसिक लेवल पे रह के सीखोगे तो हलवा है, और साथ साथ में बनाते जाना चाहिए। ऐसे बैठे रहेंगे तो फिर मुश्किल जाती है। कुछ लोग बैठे रहते हैं, फिर बोलते हैं सर बोर हो रहा, सर ब्रेक, ऐसे होते हैं कुछ बच्चे। ठीक है, तो अब केस 3 देख लेते हैं अपन, प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है, एक व्यक्ति है, समझो एक्स, एक्स ने वाई को गुड्स दिया, और वाई लिख के देता है प्रॉमिसरी नोट, वो प्रॉमिस करता है, वो बोलता है आई विल पे टू एक्स। तो ये इसके पहले क्या था, ये ऑर्डर थे। देखो मेन डिफरेंस यही है, बिल ऑफ एक्सचेंज को हम ऑर्डर करके डिफाइन करते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज इज ऑलवेज एन ऑर्डर, यहाँ पे भी ये ऑर्डर है, इट इज ऑलवेज एन ऑर्डर। अगर वो ऑर्डर है तो बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें हम ऑर्डर दे रहे तुम मुझे पे करो या तुम इसको पे करो, ये ऑर्डर है। वहीं अगर हम प्रॉमिस कर रहे हैं तो ये प्रॉमिसरी नोट है। सो जब वाई खुद बोल रहा है, इसमें हम वाई को नाम देंगे मेकर, और एक्स को बोलेंगे मेकी। नहीं, मेकी नहीं होता, पेई। आप ड्रॉवर भी बोल सकते हैं वैसे वाई को, बट जनरली यहाँ वर्ड जो यूज किया जाता है, मेकर वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन डेटर है, तो y इज द डेटर एंड x इज द क्रेडिटर। इसमें तो डाउट नहीं है किसी को, सर x कैसे क्रेडिटर हो गया, y कैसे डेटर हो गया। नहीं, साइंस वालों को होता है, ये भी डाउट आता है, और सर कैसे डेटर क्रेडिटर, ये तो समझे ही नहीं। तो होते हैं साइंस वाले, है ना, होता है ऐसा, मेरे साथ होता था, मेरे को पता है, ये भी प्रॉब्लम आता है, सच में आता है। जो साइंस से आते हैं ना, उनको कुछ भी प्रॉब्लम आता है। डेबिट में लिख रहे क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट में लिख रहे डेबिट बैलेंस, क्या हो रहा है यार। होता है ये, अपन पूछते भी नहीं, क्योंकि अपने को लगता है यार सबको समझ रहा, अपने को ही नहीं समझ रहा। सो ऐसा होता है। फिर ध्यान रखना पड़ता है कि शर्मा सर बोलते हैं ये चीज़ थेरी में दी है, आपने थेरी पढ़ना चाहिए, तो थेरी पढ़ना चाहिए। थेरी में बहुत कुछ क्लियर होता है एक्चुअल में। मेरा भी बहुत सारा नॉलेज थेरी से क्लियर हुआ था अकाउंट्स का। पहले लग रहा था टाइम वेस्ट होगा थेरी पढ़ने में, लेकिन वेस्ट नहीं हुआ, वो इन्वेस्ट हुआ था। सो आपने भी अगर अकाउंट्स में ऐसी कोई तकलीफ जाती है, सो थेरी पढ़ना चाहिए, थेरी से बहुत डाउट्स क्लियर होते हैं। सो बहुत बेसिक से कुछ भी डाउट आते हैं, जैसे डेबिट को डेबिट क्यों बोलते हैं, फिर शर्मा सर बोलते हैं अरे भाई वो नाम है, जैसे आपका नाम होता है बस वैसे ही नाम है। तो सर ने बताए होंगे आपको भी, तो ठीक है। तो खैर, तो यहाँ पे मेकर और पेई, डेटर और क्रेडिटर हो गए हैं। यहाँ पे भी अगर एक्स चाहे तो खुद होल्ड करे इसको, तो एक्स इज द होल्डर, तो इसमें हम बल्ब नहीं लगाएंगे। और एक्स अगर चाहे तो ये आगे ट्रांसफर कर दे ए को, ए ए से गुड्स ले लें, ए कैन ट्रांसफर इट टू बी, बी से गुड्स ले लें, बी कैन ट्रांसफर इट टू शी, अरे सी, एंड अल्टीमेटली जो भी होल्डर होगा वो जाके मैच्योरिटी पे पेमेंट क्लेम करके आ सकता है। तो ये भी प्रेजेंट होगा फॉर पेमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस की आवश्यकता नहीं होती। प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस था, लेकिन बिल में एक्सेप्टेंस नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो खुद ही बोल रहा है मैं पे करूंगा, तो अपन उसको बोलेंगे क्या, नहीं नहीं एक्सेप्ट करके दो। वो बोल रहा है अरे मैं बोल रहा हूं पे करूंगा, नहीं नहीं एक्सेप्ट, तो ऐसा थोड़ी होगा। वो खुद ही प्रॉमिस कर रहा है, इसीलिए एक्सेप्टेंस नहीं लगता। लेकिन यहां पे देखो, हम उसको ऑर्डर दे रहे कि तुम मुझे पे करो, तो जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा इसकी अहमियत नहीं होती। सो उसने एक्सेप्ट करना चाहिए। वैसे ही अगला वाला भी जो बिल है उसमें भी हम ऑर्डर दे रहे हैं, बी ऑर्डर दे रहा है सी को। सो जब बी ऑर्डर दे रहा है तो सी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बहुत आगे का क्वेश्चन आया। अगर फॉरेन कंपनी के साथ ट्रेड कर रहे हैं और उसको चेक वगैरह देते हैं तो कौन सा कानून अप्लाई होगा, अपने यहाँ का होगा क्या वहाँ का होगा, तो देखेंगे अपन आगे। हाँ,
एक सेकेंड। हाँ, तो ये हो गया तीसरी चीज, प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, तो प्रॉमिसरी नोट को हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये प्रॉमिस है, और इसीलिए यहाँ एक्सेप्टेंस की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वो खुद ही वादा कर रहा है। तो एक्सेप्टेंस के लिए यहाँ प्रेजेंटमेंट नहीं होता, वो खुद ही वादा कर रहा है मैं पे करूंगा। सो देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, और एक सिंपल सी चीज और बता देता हूं यहाँ पे, फोर्थ वाला। चलो अलग यहीं बना देते, जगह है ना, जगह की कमी थोड़ी है। फोर्थ, चेक। तो चेक क्या होता है ये देखेंगे। तो जो वैसे तीसरा प्रकार है, पहला बिल ऑफ एक्सचेंज, उसको दो टाइप से बताया मैंने। फिर प्रॉमिसरी नोट और चेक। चेक भी दो टाइप के होते हैं, ओपन चेक या बेयरर चेक एंड क्रॉस चेक। सो अभी मैं पहले आपको एकदम बेसिक प्रिंसिपल बता रहा हूं। चेक कुछ अलग नहीं है। चेक क्या है? चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। जैसे ए है, ए ने बी को गुड्स दिया, बी ने ए को चेक दिया। सो वो चेक देगा तो ए को अपना राजा खिसकाना पड़ेगा। चेक, चेकमेट। ज्यादा हो गया, ठीक है ठीक है। तो यहाँ चेक दिया इसने। तो चेक क्या है? चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। ये हमेशा एक बैंक पे ड्रॉ किया रहेगा। सो इसमें ड्रॉई विल ऑलवेज बी अ बैंक। यहाँ जो भी सी है समझो, तो सी विल ऑलवेज बी अ बैंकर, इसको इसलिए हम ड्रॉई बैंक बोलते हैं। तो ड्रॉई विल ऑलवेज बी अ बैंक, हमेशा ये बैंक होता है। उसका डेफिनेशन ही है, चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। सो वो ऑन डिमांड पे करना पड़ता है। यहाँ पे भी बी जो पैसा देने के लिए ड्रॉ कर रहा है, जो ऑर्डर दे रहा है, तो ऑर्डर दिया गया, अल्टीमेटली चेक की कॉपी इसको हैंड ओवर किए, लेकिन ऑर्डर देते हैं हम बैंक को कि मिस्टर ए को पैसा पे करो। सो हम बैंक को ऑर्डर दे रहे हैं। सो हम हो गए ड्रॉवर। सी जिसको ऑर्डर किया वो ड्रॉई, एंड इट विल ऑलवेज बी अ बैंकर इन केस ऑफ चेक। एंड ए को हम बोलेंगे पेई, एंड ए इज ऑल्सो अ होल्डर, तो ये होल्डर भी कहलाएगा। अल्टीमेटली ए जाता है सी के पास और सी पैसा क्लेम करेगा। यहां पे प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस कभी नहीं होता, क्योंकि चेक का डेफिनेशन है इट इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। आप जाओ सिंपली डिमांड करो और आपको पैसा मिल जाएगा। उसमें ऐसा नहीं है वो एक्सेप्ट करेगा फिर बोलेगा 3 महीने बाद आना, वैसा नहीं होता। ठीक है, आपने कभी चेक मिला होगा तो बैंक में जाके डायरेक्टली पेमेंट क्लेम किया होगा। तो ऐसा नहीं होता कि बैंक के पास जाके बोलते हैं भैया एक्सेप्ट करके दो, फिर एक्सेप्ट करेगा, फिर 1 महीने बाद पेमेंट के लिए जाएंगे। ऐसा नहीं होता, इट इज ऑलवेज ऑन डिमांड। आप जब डिमांड करोगे तब वो पैसा दे देगा। तो जब भी एक बिल ऑन डिमांड पेएबल होता है उसमें एक्सेप्टेंस नहीं लगता, वो आगे देखेंगे हम। सो यहाँ पे भी क्योंकि ये ऑन डिमांड पेएबल है, इसीलिए यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं लगता, डायरेक्टली पेमेंट के लिए क्लेम करेंगे हम। यहाँ भी हम चाहें तो हम खुद पेमेंट क्लेम करें, नहीं तो हम इसको दूसरे को दे सकते हैं। उससे गुड्स ले लिया, एक्स ने वाई को दे दिया, उससे गुड्स ले लिया, वाई ने जेड को दे दिया, उससे गुड्स ले लिया। जेड जाता है बैंक के पास और बैंक से क्लेम कर सकता है। तो चेक भी एंडोर्स हो सकता है, वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। उसी का मतलब है वो भी नेगोशिएट हो सकता है। रियल लाइफ में हम करते नहीं, ऐसा दिखेगा नहीं आपको, बट हो सकता है। आपको अगर मैंने मेरे नाम से लिखा हुआ चेक भी दे दिया तो आप पैसा ले सकते हैं, ये बियरर चेक कहलाता है। ये बियरर चेक है। तो चेक में उसमें नाम लिखने से फर्क नहीं पड़ता। चेक में क्रॉसिंग डिसाइड करती है वो बियरर है कि ऑर्डर है, बाकी जगह नाम लिखने से डिसाइड होता है। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉमिसरी नोट है, उसमें नाम किसका लिखा है, अगर उसमें लिखा है पे टू ए तो ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, आगे देखेंगे हम। उसमें लिखा है पे टू बियरर, यानी वो किसी भी व्यक्ति जिसके पास वो है उसको पैसा लेने का राइट है, उसको बियरर बोलते हैं। ठीक है। सो चेक के केस में लेकिन नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर चेक में मेरा भी नाम लिखा होगा पे टू शशांक शर्मा, मैंने आपको दे दिया और आप जाके मेरे बैंक में पैसा लोगे तो आपको भी पैसा मिल जाएगा। सो अगर आपने चेक कभी यूज किया किया है क्या, किसी ने कैश निकाला है चेक डाल के?
ऐसा कोई व्यक्ति, तो आपने देखा होगा पिताजी अपने को भेजते हैं, वो अपने नाम से चेक लिख के देते हैं, उसमें खुद का नाम रहेगा। जैसे मेरे पिताजी बोलेंगे पे टू एस एस शर्मा, पिताजी का नाम भी एस एस शर्मा है, तो एस एस शर्मा, और मेरे को बोलेंगे जा पैसा निकाल के ला। अब मैं जाऊंगा बैंक में मैं चेक दूंगा, तो वो बैंक वाला मेरे को देखेगा एक बार, बोलेगा पीछे साइन कर दो। साइन इसीलिए ताकि पता रहना चाहिए किसने पैसा लेके गया, और भले उसमें नाम पिताजी का है बट वो मुझे भी पैसा दे देगा, क्योंकि ये बियरर चेक है, तो उसमें नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये चेक उन्होंने मुझे दिया तो मैं एंटाइटल्ड हूं टू क्लेम द पेमेंट। सो ये भी ट्रांसफर हुआ, नेगोशिएट हो गया, उन्होंने मुझे दे दिया, मैंने आपको दे दिया, आप जाके पैसा लोगे, आपको भी कैश मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कैब्स में आपने ज्यादा पेमेंट कर दिया, हम आपको वापस कर देते हैं, या बेयरर चेक से दे देते हैं कभी पैसा। सो ऐसे केस में आप खुद जाके भी पेमेंट क्लेम कर सकते हैं, या कोई और को दे दोगे आप, वो भी पैसा मांगेगा तो उसको मिल जाएगा। या फिर स्कॉलरशिप का कई बार चेक देते हैं, कोई बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है, लॉ में आपने 90+ मार्क्स ला लिए, सो मैंने आपको 10,000 की स्कॉलरशिप दे दिया, तो बेयरर चेक लिख के दे दूंगा मैं। सो आप जाके पेमेंट क्लेम कर सकते हैं बैंक से। हाँ होते देते हैं हम लोग, एक्चुअल में देते हैं, तो स्कॉलरशिप्स होती है। आप ला के तो बताओ, आपको पता लगेगा, सच में देते हैं हम लोग, एक्चुअल में देते हैं। सो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स रहती है, तो जो भी रैंक वगैरह लेके आ रहे हैं, कुछ अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो उनको हम लोग फिर डिस्काउंट देते हैं। या तो अगर पैसा पहले भर दिया, जैसे मैंने पैसा पहले भर दिया था, अब शर्मा सर मेरे पहचान के हैं, मैंने बोला कि यार जाऊंगा मैं, कितनी फीस भरना है, तो डिस्काउंट देंगे, अच्छा नहीं लगता, तो खुद ने पैसे भर दिया था। फिर शर्मा सर ने मेरे को डांटे थे, बोले थे कि ऐसे नहीं करना, मेरे से पूछना चाहिए। फिर उसके बाद सर ने एक चेक बना के दिए थे कि ये पैसे वापस लो, तो वो पैसे मेरे को बेयरर चेक से वापस मिले थे, जब मैं स्टूडेंट था उस टाइम की बात है। सो बेयरर चेक से वापस दे दिए थे। तो कोई भी व्यक्ति, फिर जरूरी नहीं मेरे को अकाउंट में जाके जमा करना, मैं बैंक में काउंटर से कैश ले सकता हूँ, इसमें बेयरर चेक में कैश मिल जाती है सीधा। ठीक है, लेकिन अगर उसमें क्रॉसिंग है तो फिर वो अकाउंट में जमा करना पड़ेगा, फिर बैंक से पेमेंट क्लियर होगा, मेरे अकाउंट में आएगा। सो ऐसा सब प्रोसेस होती है उसकी। ठीक है, देखते हैं। सो ये चेक है सिंपल सा, ये बेयरर चेक है, इसलिए ये ऐसे ही किसी को भी एंडोर्स कर सकते हैं, वो जाके बैंक से पेमेंट ले सकता है। ठीक है, सो चेक इज नथिंग बट अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, ये हमेशा बैंकर पे ड्रॉ किया गया होगा, एंड ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। सो इसमें भी कभी एक्सेप्टेंस नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड है। ठीक है, यहाँ पे भी एक्सेप्टेंस की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यहाँ वो खुद वादा कर रहा है। ठीक है, अब कितने बार ट्रांसफर कर सकते हैं हम ये कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स को? सो एक बार, 2 बार, 3 बार। नहीं, ऐसा नहीं है, आप कितने भी बार कर सकते हैं। अब जगह जितनी थी उस हिसाब से 3 बार बनाए अपन ने, 10 बार भी कर सकते हैं, 100 बार भी ट्रांसफर हो सकता है। सो इट कैन बी ट्रांसफर्ड एन नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, सो इसके कुछ अब फीचर्स हम पढ़ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम पढ़ाई करने आ गए, पढ़ लेते हैं इतना सा। फिर टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, देखो आपको है ही कितना, टाइप्स बता देंगे, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, उनके डिफरेंस बिटवीन, और उसके बाद बेसिक से कुछ पॉइंट्स हैं, लाइक नेगोशिएशन कैसे होता है, बियरर इंस्ट्रूमेंट क्या है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये सब रहेगा। फिर पेएबल ऑन डिमांड, पेएबल ऑन आफ्टर टाइम, ये क्या है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, एम्बिग्यूअस, इनकोहेट, ऐसे सब टाइप्स बताए। आखिरी में प्रेजेंटेशन एंड डिसऑनर ऑफ चेक। तो बहुत कम बताया आपको, सिर्फ 20% नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है फाउंडेशन लेवल पे। सो इंटरमीडिएट में ये पढ़ाने के लिए लगभग 15 क्लासेस लगती थी, 1.5 घंटे की। सो वैसा देखा जाए तो यहाँ पे कंपेरेटिवली कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको 6 घंटे में पढ़ के कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। चलो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ लेते हैं, पढ़ लो क्या लिखा है। पहला, नेगोशिएबिलिटी, दैट मीन्स इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय अ सिंपल प्रोसेस। इन केस ऑफ बेयरर इंस्ट्रूमेंट इट इज द डिलीवरी, अगर बेयरर है तो सिर्फ डिलीवर करके ट्रांसफर हो जाएगा। एंड इन केस ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ये क्या होते हैं समझेंगे अभी हम। टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर वैलिड ट्रांसफर, एंडोर्समेंट, दैट मीन्स साइन करना, एंड डिलीवरी, दोनों चीज होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट मेड मे बी मेड नॉन ट्रांसफरेबल, आप नॉन ट्रांसफरेबल कर सकते हो,
बाय यूजिंग सुटेबल वर्ड्स, पे टू एक्स ओनली। फिर राइटिंग एंड सिग्नेचर हमेशा लिखित रूप में होगा, ये कभी भी ओरली नहीं बन सकते। तो जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है दे विल बी ऑलवेज इन राइटिंग। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स मस्ट बी रिटन एंड साइंड बाय द पार्टीज अकॉर्डिंग टू द रूल्स रिलेटिंग टू प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। इलेक्ट्रॉनिक चेक जो है वो एक एक्सेप्शन है, वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में बनता है, सो वो रिटर्न नहीं होता, वो प्रिंटेड होता है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से। टाइटल फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स, यही मैंने आपको जो बताया था, अगर एक व्यक्ति को इंस्ट्रूमेंट मिला है इन गुड फेथ फॉर वैल्यू यानी फॉर कंसिडरेशन एंड बिफोर मैच्योरिटी, तो उसको इंस्ट्रूमेंट मिलेगा फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स, क्योंकि इस व्यक्ति को ही हम बोलेंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स। सो इसको होल्डर इन ड्यू कोर्स बोला जाता है। एज द होल्डर इन ड्यू कोर्स द ट्रांसफरी gets a good title to the instrument even in cases where the title of transferor is defective. It constitutes an exception to the general rule. आपका जो जनरल रूल है, नो वन कैन गिव अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज, उसका ये एक्सेप्शन है। आपको याद होगा वहाँ हमने पढ़ा था असाइनमेंट या नेगोशिएशन एक एक्सेप्शन होता है, तो नेगोशिएशन इज अ टाइप ऑफ असाइनमेंट। सो असाइनमेंट में टाइटल ट्रांसफर हो जाता है इवन अगर मेरी ओनरशिप नहीं होगी तो भी, ठीक है। सो ऐसा है। फिर ट्रांसफर कितने बार हो सकता है, इन्फिनिटम, कितने भी बार, इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स। अनकंडीशनल, आप देखोगे जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है ये सब अनकंडीशनल होना चाहिए, या तो प्रॉमिस रहेगा या ऑर्डर, बट अनकंडीशनल रहेंगे। टू पे मनी, द प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे मस्ट कंसिस्ट ऑफ मनी ओनली, पैसे में ही डील होना चाहिए। फिर मनी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स मस्ट बी पेएबल इन लीगल टेंडर मनी ऑफ इंडिया। The liabilities of parties of negotiable instrument are fixed and determined in terms of legal tender money. तो जो भारत की करेंसी है उसके हिसाब से वो लाइबिलिटी डिटरमाइन होगी। फिर सर्टन होना चाहिए, सम पेएबल भी सर्टन होगा, कितना पैसा वो लिखा होगा। टाइम ऑफ पेमेंट या तो डिमांड होगा या टाइम होगा तो लिखा होगा, पेई, ये सब सर्टन होंगे। एंड डिलीवरी, इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर्ड, डिलीवर करना भी जरूरी है। मियर ड्राइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट डज नॉट क्रिएट लाइबिलिटी। मैंने अगर चेक लिखा आपके नाम से 1 करोड़ रुपए का, आपको दिया नहीं, मेरे पास रखा है, आप मेरे ऑफिस में आए, आपने देखा अरे 1 करोड़ का चेक मेरे नाम से, तो भी आप वो क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि मैंने डिलीवर नहीं किया। तो मैं जब तक के डिलीवर नहीं करूंगा इसमें कोई लाइबिलिटी उत्पन्न नहीं होती, ठीक है। आप जबरदस्ती चुरा के ले जाओगे, छीन के ले जाओगे तो भी कोई अधिकार नहीं क्रिएट होता। सो मैंने डिलीवर करना चाहिए, डिलीवरी का मतलब ही होता है वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, मैंने अपनी इच्छा से आपको देना चाहिए। वो भले फिर एक्चुअल हो या कंस्ट्रक्टिव दोनों चलेगा। मैंने 1 लाख का चेक लिखा, आपको फोन करके बोल दिया आपका चेक रखा है ले जाना, ये डिलीवरी हो गई, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी चलती है। तो डिलीवरी एक्चुअल हो या कंस्ट्रक्टिव दोनों चलेगा। अब टाइप्स में 3 ही प्रकार हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट रिस्ट्रिक्टेड सेंस में बात करता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक। सो प्रॉमिसरी नोट पहले देखेंगे, फिर बिल, फिर चेक, एक एक करके तीनों को देखने वाले हैं। अब यहां तक कोई डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ प्रॉमिसरी नोट ये पढ़ते हैं। प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, लिखित रूप में रहेगा, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट। बैंक नोट ये प्रॉमिसरी नोट नहीं होता। कई बार स्कूल में पढ़ाया जाता है, जैसे आप 11th में पढ़े होंगे तो कई बार टीचर ने बताई होंगी कि देखो आपके पास जो करेंसी नोट रखा है वो भी एक प्रॉमिसरी नोट है, बट ये झूठ है क्योंकि स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करती है डेफिनेशन उसको, ठीक है। सो उसमें भी लिखा होता है, लेकिन आप देखना बैंक नोट में लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे, मैं धारक को 5,000 रुपये, 5,000 नहीं 500 रुपये का मूल्य अदा करने का वचन देता हूँ। सो उसमें भी ऐसा प्रॉमिस लिखा हुआ है। तो आप अगर उसमें नोट निकाल के देखोगे, 10 रुपये का भी नोट है तो उसमें लिखा होगा, तो जितना भी नोट है उसमें लिखा रहेगा। तो जैसा एक प्रॉमिसरी नोट में लिखा होता है, तो देखो लिखा है उसमें गवर्नर की साइन है वहां पे, है ना। हाँ, तो क्या एकदम ऊपर थोड़ी लिखेंगे, वो है एक बीच में लिखा हुआ है।
और उसमें गवर्नर साइन करता है। जैसे प्रॉमिसरी नोट लिखते हैं कि मैं आपको पैसा देने का वादा कर रहा हूँ, वैसा गवर्नर ने वादा किया है वो, ठीक है। सो इसीलिए कई बार टीचर्स बोलते हैं स्कूल में कि वो करेंसी नोट भी प्रॉमिसरी नोट होता है, बट वो गलत है, नहीं होता वो, क्योंकि करेंसी नोट ये स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड है बैंक नोट या करेंसी नोट को छोड़ के। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग टू पे, अंडरटेकिंग यानी प्रॉमिस साइंड बाय द मेकर, मेकर साइन करेगा टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी, सर्टन होना चाहिए मनी, ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। Thus, a promissory note is a note containing promise to pay. तो promissory note की डेफिनेशन ही इट इज अ प्रॉमिस टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी। अब इसमें कितनी पार्टीज होती हैं? अभी जैसा मैंने बताया, पहला मेकर जो प्रॉमिस कर रहा है, हु मेक्स अ प्रॉमिस टू पे इज कॉल्ड एज मेकर, ही इज द डेटर एंड ही मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट। एंड पेई, द पर्सन हु विल गेट द मनी, दैट इज द क्रेडिटर, इज कॉल्ड एज द पेई। एग्जाम्पल दिया है, बी बाइज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम एस। सो बी जाके गुड्स लेके आता है एस से और क्रेडिट पे लाया, तो ये इसको लिख के देगा प्रॉमिसरी नोट। इसमें लिखा है बी में राइट अ प्रॉमिसरी नोट, आई प्रॉमिस टू पे एस ऑन डिमांड 50,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। तो जैसे गुड्स लाके हम पैसा दे देते हैं, उसने पैसे के बदले एक प्रॉमिसरी नोट लिख के दे दिया और इस पे इसने साइन कर दिया। तो ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट हो गया जिसके बेसिस पे एस कल चलकर केस फाइल कर सकता है। समझो अगर ये क्रेडिट देता, समझो एस बोलता 30 दिन में पे करना, तो वो लिख देता इस पे आई प्रॉमिस टू पे आफ्टर 30 डेज, 30 डेज फ्रॉम टुडे। तो 30 दिन बाद फिर पैसा लेने एस आ सकता है, ठीक है। 30 दिन में फिर 3 दिन ग्रेस पीरियड के जोड़े जाते हैं, वो मैच्योरिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा। सो वो इसमें दिया हुआ था पहले, बट अभी फाउंडेशन से हटा दिया है, तो फाउंडेशन में यहाँ नहीं है, बट आपको मैच्योरिटी अकाउंट्स में देखने को मिलेगी। सो जब टाइम इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें 3 दिन ग्रेस पीरियड जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे 30 तारीख बोला है तो 31/1/2, 2 तारीख को मैच्योर होगा, डिपेंडिंग ऑन कितने दिन का मंथ है उसके हिसाब से, ठीक है। सो ऐसा है। स्पेसिमेन दिया है 50,000 नागपुर February 10, 2025 ऑन डिमांड और 6 months आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे एक्स। तो एक्स को पे करने का वादा किया, तो एक्स धोखा देगा, एक्स है वो नहीं, एक्स कौन हो गया? पीई, एक्स को हम पीई बोलेंगे, ठीक है। और ऑर्डर द सम ऑफ ₹50,000 विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। तो एक्स इज द पीई और जो लिख रहा है ए मेकर, जो बोल रहा है मैं पैसा दूंगा, इस पे स्टैम्प ड्यूटी पे करना होता है। स्टैम्प का मतलब थप्पा लगाना नहीं है, स्टैम्प का मतलब है स्टैम्प ड्यूटी। तो जितने भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट है उस पर स्टैम्प ड्यूटी होती है, चेक में नहीं पे करना पड़ता, बाकी इसमें करना पड़ता है। स्टैम्प ड्यूटी चिपकी होती है, उस पर साइन किया जाता है। अब ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। अब आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आ रहा है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट। आपको 100% इस पे क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान रखना। पहला तो एकदम हलवा है, पहले पॉइंट पे नहीं आएगा क्वेश्चन। इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, लिखित रूप में होना चाहिए। सो ओरली अगर आपने बोल दिया है तो प्रॉमिसरी नोट नहीं है। हाँ, भले इसकी कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म या लैंग्वेज नहीं है, इवन द वर्ड प्रॉमिस नीड नॉट बी यूज्ड, प्रॉमिस वर्ड भी आए ये जरूरी नहीं। सो ऐसा भी जरूरी नहीं कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं पे करने का, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं मैं आपको अगली 30 तारीख को पेमेंट दूंगा, ये भी प्रॉमिसरी नोट है, भले ही प्रॉमिस वर्ड नहीं आया। सो मैंने अगर बोल दिया कि मैं पैसा दूंगा तो इट इज ऑल्सो अ प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। इट मस्ट क्लियरली शो दैट द मेकर इज अनकंडीशनली बाउंड टू पे द सम। दूसरा पॉइंट जिस पे सवाल पूछा जाएगा, इस बार आपको इस पे क्वेश्चन आ सकता है, द इंस्ट्रूमेंट मस्ट कंटेन अ प्रॉमिस टू पे। प्रॉमिस होना चाहिए, भले प्रॉमिस वर्ड ना हो, बट इट कैन नॉट बी इम्प्लाइड और इन्फर्ड। मियर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इज नॉट इनफ, एक्नॉलेजमेंट ऑफ इनडेटेड इज नॉट इनफ। समझो मैंने आपसे 1 लाख रुपए लेके आया, मैं आपको लिख के दे देता हूं कि हाँ मैंने आपसे 1 लाख रुपए लेके आया हूं, सो ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है, क्योंकि मैंने वो पैसा देने का वादा नहीं किया, मैं सिर्फ एक्नॉलेज कर रहा हूं कि हाँ पैसा लाया हूं।
मैं ये भी बोल देता हूं कि हाँ पैसे देने के हैं, लेकिन मैंने ये बोला नहीं पैसे दूंगा, तो ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है। सो प्रॉमिसरी नोट में स्पेसिफिकली आना चाहिए कि प्रॉमिस किया गया है, पैसा देने वाला है। तो भले प्रॉमिस वर्ड ना है, अगर मैं इतना बोलता हूं मिस्टर सेन आई ओ यू, आई ओ यू यानी आई ओ यू यानी मैं पैसा देने को जिम्मेदार हूं, इट इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट, क्योंकि मैं सिर्फ ये बोला कि मैं पैसा देने को जिम्मेदार हूं। दिस ओनली एडमिट्स द इंडेटनेस, वो सिर्फ एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ पैसा देने की जिम्मेदारी है, बट उसने बोला नहीं मैं पैसा दूंगा। मैं भी बोल सकता हूं कि हाँ मुझे पैसा देना है बट नहीं दूंगा, सो प्रॉमिस थोड़ी हो गया। सो सिर्फ ये बोलना कि हाँ मैं इंडेटेड हूं, इट इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट। देर इज नो प्रॉमिस टू पे एंड देयरफॉर द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट। तो प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस होना चाहिए, भले प्रॉमिस वर्ड ना हो बट पैसा देने का एग्री होना चाहिए। फिर अनकंडीशनल, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनकंडीशनल होना चाहिए। अगर मैं कोई कंडीशन लगा देता हूं तो फिर ये वैलिड नहीं होगा। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं पेमेंट करूंगा लेकिन जब मेरे गुड्स बिक जाएंगे तब, तो इट इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट, ये वॉइड है, इनवैलिड है। या फिर मैंने बोल दिया मिस्टर एक्स को कि सलमान की शादी के 15 दिन बाद मैं तुमको पे करूंगा, ये कंडीशनल है, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि ये कंडीशंस के कारण ये अनसर्टन हो जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है सलमान की शादी हो, सो अनसर्टन है ये। लेकिन एक डेथ की कंडीशन वैलिड मानी जाती है सिर्फ, तो इसलिए ये ध्यान रखना है, डेथ अगर लिखा है, मैंने बोल दिया कि पप्पू की डेथ के बाद मैं 5,000 रुपये आपको 15 दिन में पे करूंगा, ये वैलिड माना जाएगा, क्योंकि डेथ इज सर्टन, भले ही उसका टाइम इज अनसर्टन बट डेथ होना ये तय है। तो जो भी जीवित है सब गचकेंगे, तो डेथ तय है, इसीलिए ये वैलिड माना जाता है। ठीक है, सो वही दिया है आगे। If the promise to pay is coupled with a condition, then it is not a promissory note. It may be noted that promise to pay will not be conditional under section 4, where it depends upon an event which is certain to happen. So if it depends upon event which is certain to happen, जैसे कि death, but the time of occurrence may be uncertain. जैसे आई प्रॉमिस टू पे बी 2,000 रुपीज 15 days आफ्टर द डेथ ऑफ सी, इट इज नॉट डीम्ड एज कंडीशनल एज इट इज सर्टन दैट सी विल डाई दो द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेथ इज अनसर्टन, तो ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है। लेकिन यहीं अगर डेथ के जगह मैरिज लिखा होता, इसके बदले अगर मैरिज लिखा होता तो फिर ये वॉइड हो गया होता। ठीक है, क्योंकि मैरिज होना नहीं होना ये तय नहीं होता। मेरा एक फ्रेंड है सल्लू, बेचारे की शादी नहीं हुई, उसकी फ्रेंड है, उसका डाइवोर्स तक होने आ गया बट उसकी शादी नहीं हुई, हो गया जो भी है। ठीक है, अब शायद हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, नो कमेंट्स। साइंड, अ प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, अदरवाइज इट इज इनइफेक्टिव। तो साइन होना जरूरी है, ये सिंपल है। फिर मनी, पैसा होना चाहिए। पेमेंट should be in legal tender money of India. A promise to pay certain quantity of goods or certain amount of foreign money is not a promissory note. फिर certain sum भी certain होना चाहिए, amount to be paid must be certain. If the language of promissory note is such that amount payable is not mentioned, but it can be easily ascertained, then in such case also the promissory note is valid. So it should be either certain or capable of being made certain. ठीक है, फिर मेकर और पेई भी सर्टन होना चाहिए। द मेकर एंड पेई, जो बना रहा है और जिसको दे रहे हैं, वो दोनों सर्टन होना चाहिए। ठीक है, इस पे बाद में और चर्चा करते हैं। स्टैम्प्ड, स्टैम्प्ड का मतलब है स्टैम्प ड्यूटी होना चाहिए इस पे एज पर इंडियन स्टैम्प एक्ट स्टैम्प ड्यूटी पे होना चाहिए। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी मस्ट बी पेड एंड ड्यूली कैंसल्ड। सो कैंसल्ड का क्या मतलब होता है, जब भी आप देखोगे समझो ये कि एग्रीमेंट है, यहाँ पे स्टैम्प चिपका होगा, ये स्टैम्प के ऊपर मैं ऐसा साइन करता हूँ आड़े में, वो इसलिए करते हैं ताकि वो स्टैम्प फिर से यूज नहीं होना चाहिए। अगर वो फिर से यूज होगा तो सरकार का नुकसान होता है स्टैम्प ड्यूटी का, क्योंकि मैंने यहाँ से निकाल दिया फिर कहीं और चिपकाया और फिर वहां पे फिर से साइन कर दिया, तो ऐसा हो सकता है, तो इसमें नुकसान होता है सरकार का। सो इसीलिए उसको कैंसिल किया जाता है, इसको कैंसिल करना बोलते हैं, उसमें जो क्रॉस सिग्नेचर करते हैं उसको बोलते हैं कैंसिल करना। तो कैंसल्ड का मतलब है क्रॉस सिग्नेचर।
क्रॉस साइन करते हैं या फिर कैंसल्ड का स्टैंप होता है, ऐसा क्रॉस वो किया जाता है। कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, ये इलस्ट्रेशंस ऐसे के ऐसे आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ए साइंस द इंस्ट्रूमेंट इन द फॉलोइंग टर्म्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट। आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर ₹500। आपको बताना है क्या ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है या नहीं, इनमें से कौन से वैलिड है ये पूछा है। सो आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर ₹500। अब इसमें फॉर वैल्यू रिसीव्ड नहीं लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इतना लिखा तो ये सफिशिएंट है। वो प्रॉमिस कर रहा है, पे करने का अमाउंट सर्टन है, और जिसको प्रॉमिस कर रहे हैं वो भी सर्टन है, सब चीज बिल्कुल सही है, तो ये वैलिड है। सो ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट में कवर होगा। दूसरा, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू बी, तो वो सिर्फ एक्नॉलेज कर रहा है अगर कि मैं इंडेटेड हूं ₹1000 के लिए, तो ये वैलिड नहीं होता। लेकिन आगे लिख दिया टू बी पेड ऑन डिमांड, जब वो मांगेगा तब मैं पैसा दे दूंगा फॉर वैल्यू रिसीव्ड, तो ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट हो गया, क्योंकि उसने बोल दिया टू बी पेड ऑन डिमांड, तो ये एक वादा हो गया कि हाँ मैं पे करूंगा जब वो डिमांड करेगा। फिर दूसरा अगला वाला, मिस्टर बी आई ओ यू 1000, इट इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट बिकॉज इट इज मियर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। तो आपको इतना सा लिखा रहेगा और पूछा रहेगा वेदर इट इज वैलिड प्रॉमिसरी नोट और नॉट। वैसे ही आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 एंड ऑल अदर सम्स विच शैल बी ड्यू टू हिम, सो ये अनसर्टन हो गया, और अनसर्टन हो गया तो अगेन इट इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट। The amount is uncertain क्योंकि 500 plus other sum. I promise to pay B 500 first deducting thereout any money which he may owe me. Again uncertain, conditional हो गया, तो ये भी void है। I promise to pay B 500 7 days after my marriage with C. Again uncertain है क्योंकि marriage है, अगर यही death की बात करते तो valid हो जाता। I promise to pay B ₹500 on D's death, लेकिन ये इनवैलिड है क्योंकि आगे कंडीशन आ गई, प्रोवाइडेड डी लीव्स मी इनफ कैश, तो डी ने अगर उतना पैसा छोड़ा तो पे करूंगा, इसके कारण ये वॉइड हो गया। अगर डेथ लिखा होता सिर्फ तो ये पूरी तरह से वैलिड रहा होता। फिर आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 एंड टू डिलीवर हिम ब्लैक हॉर्स, ये भी वैलिड नहीं है बिकॉज इट इज नॉट इन मनी ओनली, तो इट शुड बी ओनली इन मनी टर्म्स, ठीक है। सो ऐसा है। सो आंसर में दिया है ए और बी प्रॉमिसरी नोट है, बाकी के नहीं है। रीजंस मैंने यहीं पे आपको दे दिया हूँ। सो ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे जो यहाँ दिया हुआ है। इसमें मेनली एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट का क्वेश्चन आना ज़्यादा चांस है। सो ये वाला मियर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट ये आने के चांस हैं, अनकंडीशनल वाले के हैं, मनी है इसके चांस है, सर्टन वगैरह पे चांस कम होते हैं, बट ये 3 पे बहुत चांस है। अब आपकी डेफिनेशन बोलती है कि आप प्रॉमिसरी नोट को कैसा बना सकते हैं। सो यू कैन मेक इट पेएबल टू अ सर्टन पर्सन और द बियरर, दोनों लिखा है, लेकिन आरबीआई कहता है कि अपना पिन ओटीपी सीवीवी, हाँ वो तो कहता ही है, लेकिन आरबीआई कहता है कि आप कभी भी प्रॉमिसरी नोट को पेएबल टू बियरर नहीं बना सकते। सो आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगाया है। सो ये दिया हुआ है where the name of payee is not mentioned as a party the instrument becomes invalid। क्यों? क्योंकि आरबीआई का सेक्शन 31 आरबीआई एक्ट का ये बोलता है सिर्फ आरबीआई कभी पूछ सकते हैं आपको कौन प्रॉमिसरी नोट पेएबल टू बियरर बना सकता है, तो सिर्फ आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक और इशू प्रॉमिसरी नोट पेएबल टू बियरर, बाकी लोग नहीं बना सकते। सो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आरबीआई के हिसाब से प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बियरर। सो पेएबल टू बियरर नहीं बना सकते। क्यों ऐसा बताया है? सो आप लॉजिकली सोच के देखो, अगर मैंने पेएबल टू बियरर प्रॉमिसरी नोट बना दिया, मैंने उसमें नाम नहीं लिखा, सिर्फ लिख दिया पे टू आई प्रॉमिस टू पे टू बियरर ₹100, मैंने आपको दे दिया, आप किसी और को दे दोगे, वो किसी और को दे देगा। सो ये कैसा चलेगा, एक करेंसी नोट जैसा चलने लग जाएगा, और करेंसी नोट जैसे चलने लग गया तो फिर आरबीआई का कोई मतलब ही नहीं रहा, जो करेंसी ये लोग छापते हैं उसका कोई वैल्यू ही नहीं है।
सो इसीलिए इन्होंने प्रोहिबिशन लाया है कि सिर्फ आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है प्रॉमिसरी नोट पेएबल टू बियरर। बाकी लोगों को बियरर अलाउड नहीं है, उनको नाम लिखना पड़ेगा किसी का। जैसे मैं लिखूंगा आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर एक्स, ये वैलिड है। लेकिन मैं बोलूंगा आई प्रॉमिस टू पे टू द बियरर 500 रुपीज, तो ये वॉइड है, बिकॉज ये करेंसी नोट जैसा हो जाएगा फिर, और करेंसी नोट बन गया तो फिर तो हर कोई अपनी करेंसी छाप लेगा। सो इसीलिए ऐसे प्रॉमिसरी नोट अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इसका वो रीजन है मेन। फिर प्रॉमिसरी नोट पेएबल टू हिमसेल्फ भी नहीं हो सकते। मैं अगर प्रॉमिसरी नोट बनाता हूं, मैं हूं मिस्टर ए, मैंने एक प्रॉमिसरी नोट बनाया, आई प्रॉमिस टू पे टू ए, और साइन भी मैंने ही किया ए ने, सो ये वैलिड है क्या? तो नहीं, जाहिर सी बात है, मैं खुद को पैसा दूंगा, तो ये वैलिड थोड़ी है, ये तो वैसे ही हो गया, मैंने ये खीसे से पैसे निकाले, ये खीसे में डाले, वैसा हो गया है। सो यहाँ पे ये वैलिड नहीं है। पर सोचो अगर मैंने इसको बाद में एंडोर्स कर दिया, मैं इसको बी को दे देता हूं और इस पे साइन कर देता हूं फिर से, और लिख दिया पे टू बी, अब ये वैलिड हो जाएगा। जैसे इसमें एंडोर्समेंट हो गया, अब ये वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो ओरिजिनली इट वाज नॉट वैलिड, बट एंडोर्समेंट के बाद अब ये वैलिड हो जाएगा। सो वही चीज है। तो इफ इट इज एंडोर्स्ड देन इट विल बिकम वैलिड, और फिर बी इसको आगे सी को डी को ये ले दे सकता है। सो आगे फिर ये वैलिड हो गया। ऐसा है, सिंपल। सो वही दिया है, a promissory note cannot be made payable to maker himself, thus I promise to pay myself is not a promissory note and hence invalid. लेकिन however it would become valid when it is endorsed by the maker, तो जब इसको वो एंडोर्स करेगा तो आगे वाले को राइट्स प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा है, बहुत ही आसान। कोई डाउट है यहां तक तो पूछ लो, आपको इसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एकदम सेम टू सेम। कुछ कुछ थोड़े ट्रिकी पॉइंट्स भी हैं, ये मैंने अपने बुक में रखा हूँ, भले एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं और शायद आएंगे भी नहीं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको। एस राइट्स आई प्रॉमिस टू पे बी अ सम ऑफ ₹500 7 days आफ्टर माई मैरिज विथ सी, सो ये वॉइड है। ऐसा आएगा, एस प्रोमिस टू पे वाई, पहला ये आई ओ यू ₹1000, ए टेल्स बी, तो इट इज नॉट अ वैलिड promissory note. S promises to pay Y a sum of 10,000 6 months after Y's marriage with Z. It is not a valid promissory note. फिर ये भी वैसी है, X promises to pay Y promissory note 5,000 after the death of B. ये valid promissory note है क्योंकि डेथ है। फिर X promises to pay Y promissory note 500 and all other sums, ये valid नहीं है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आई प्रॉमिस टू पे डी सन 10,000 रुपीज, अब डी हैज 2 सन्स, तो इट इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट, अनसर्टन हो गया कौन सा सन। आई प्रॉमिस टू पे 5,000 ऑन डिमांड एट माई कन्वीनियंस, अगेन ये वैलिड नहीं है क्योंकि कंडीशन आ गई कि कन्वीनियंस के हिसाब से जब मुझे सही लगता है तब मैं पे करूंगा, सो अगेन ये वैलिड नहीं है। सो बुक में जितने क्वेश्चन है उसके बाहर नहीं आएंगे आपको, आप उतने देख लोगे तो सफिशियंट है। यहाँ भी वही दिया है, तो इस पे आपको आएगा ही इस बार क्वेश्चन, तो ध्यान रखना। हाँ, वैलिड है या नहीं है प्रॉमिसरी नोट, इस पे क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, चलो 100% आएगा, मैं बता रहा हूँ, आएगा तो आएगा ही। नहीं आया तो इंटर में मत आना मेरे पास। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस है कि आएगा ही, वो 100% आएगा इस पे क्वेश्चन, लिख के रख लो। सो मैं पेपर लीक नहीं कर रहा हूँ, और मेरे को पता भी नहीं, मेरे को थोड़ी पता है पेपर में क्या आ रहा है, अंदाज है, ऐसे ही बताया मैंने, आ सकता है, नहीं आया तो नहीं आया। ठीक है, चलो अगला, बिल ऑफ एक्सचेंज। ब्रेक होना क्या जरूरत नहीं है ना, 5 मिनट चाहिए। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ले लेते, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज देख लेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज के एसेंशियल्स देख लेंगे,
दोनों का डिफरेंस, फिर चेक्वी देख लेंगे, चेक्वी देख लेंगे, बस। फिर क्या बचा ही क्या, फिर टाइप्स वगैरह अगली क्लास में हो जाते हैं। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ले लो। सो 2:02 हुए हैं, 2:07 पे हम फिर से मिलेंगे। तो मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं यहीं पे हूँ, किसी को डाउट होंगे तो पूछ सकते हैं।